नमस्कार। आज हम उस कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जिसने सिनेमा के पर्दे पर तहलका मचा दिया था। हाँ बिल्कुल। और जिसके अगले मोड़ का न सबको बेसब्री से इंतजार है। हम बात कर रहे हैं पुष्पा 2 द रूल की। जी इसकी ये जो एक संभावित कहानी है जी। उसका अंदाजा हमें मिले एक डिटेल्ड वर्णन से लगता है। अच्छा। ये एक तरह का क्या कहते हैं सिनेमाई नरेशन स्क्रिप्ट जैसा कुछ है। हाँ, जिसमें कहानी के मुख्य पॉइंट्स होंगे शायद। हाँ, जिसमें मेन सीन्स, ट्विस्ट्स, डायलॉग्स उसका एक खाका सा है। समझ गई। पुष्पाराज तो याद ही होगा। अरे कौन भूल सकता है। वही मजदूर जिसका डायलॉग गूंज उठा था, पुष्पा। नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। हाँ पहले भाग में हमने उसे चंदन तस्करी की दुनिया में बिल्कुल नीचे से ऊपर जाते देखा था। जी, शून्य से शिखर तक। अब जैसा कि ये दस्तावेज इशारा कर रहा है, जी। कहानी सिर्फ जंगल की लड़ाई नहीं रही, अच्छा। बल्कि सत्ता के ऊंचे गलियारों तक पहुंचती दिख रही है। ये तो मतलब काफी बड़ा कैनवस लग रहा है। हाँ, और यही बात दिलचस्प हो जाती है। ये स्रोत जो है ये बताता है कि ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म का अगला भाग नहीं है। ये सत्ता, सम्मान की भूख और सिस्टम से टकराव की कहीं ज्यादा उलझी हुई कहानी है। परतदार कह सकते हैं। हाँ, परतदार कहानी बनने की संभावना है। पुष्पा की वापसी तो हुई है, लेकिन इस बार मैदान बड़ा है, दुश्मन ज्यादा ताकतवर। बिल्कुल, और दांव पर शायद सब कुछ लगा है। तो चलिए इसी नरेशन स्क्रिप्ट के आईने में झांकते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पुष्पा 2 द रूल में क्या धमाके हो सकते हैं। जी। कौन है वो नए चेहरे जो पुष्पा के रास्ते में खड़े होंगे? पुष्पा का असली मकसद क्या सिर्फ पैसा है या कुछ और भी है? हाँ, ये जानना जरूरी है। और वो बड़ा सवाल, क्या पुष्पा अपना राज कायम कर पाएगा? और अगर हाँ, तो कैसे, किस कीमत पर? बिल्कुल, आइए इस कहानी के संभावित नक्शे को टटोलते हैं जरा। चलिए। तो ये नरेशन स्क्रिप्ट जो है कहानी की शुरुआत पुष्पा की वापसी से करती है। और वो भी बड़े नाटकीय अंदाज में। उसे खून में लथपथ दिखाया गया है, पर आंखों में वही पुरानी आग है, वही तेवर। अच्छा। और फिर गूंजता है उसका तकिया कलाम, फ्लावर नहीं, फायर है। हाँ, ये सिर्फ वापसी नहीं, एक तरह का ऐलान जंग लगता है। बिल्कुल, जैसे वो कह रहा हो मैं वापस आ गया हूँ। पिक्चर अभी बाकी है टाइप का। जी हाँ, और ये सिर्फ एक किरदार का लौटना नहीं है, ये एक सिंबल, एक प्रतीक का लौटना है। पहले भाग के अंत तक पुष्पा सिर्फ एक तस्कर नहीं रह गया था, वो जैसे उन दबे कुचले लोगों के लिए एक उम्मीद बन गया था, एक आवाज। हाँ, जिन्हें सिस्टम ने हमेशा नीचे देखा। बिल्कुल, जिन्हें हाशिए पे रखा। तो उसकी लड़ाई अब सिर्फ उसके अपने लिए नहीं रही, वो एक सामूहिक इच्छा बन गई है। हाँ, सम्मान की तलाश का चेहरा बन गया है। स्क्रिप्ट का ये शुरुआती हिस्सा इसी बात पर जोर देता लगता है कि उसकी ये सम्मान की लड़ाई अब और भी ज्यादा शिद्दत से लड़ी जाएगी। लेकिन सम्मान का ये रास्ता जाहिर फूलों से तो नहीं भरा होगा। बिल्कुल नहीं। स्क्रिप्ट के मुताबिक पहले भाग का वो बेरहम विलन एसपी भंवर सिंह शेखावत, फहाद फासिल का किरदार क्या कमाल का निभाया था। हाँ, यादगार बना दिया था। वो अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक इरादों के साथ लौटा है। उसका मकसद साफ है, पुष्पा का नामो निशान मिटाना। पर्सनल वेंडेटा। हाँ, स्क्रिप्ट में उसके एक डायलॉग का जिक्र है जो रोंगटे खड़े कर देता है। पुष्पा जंगल का शेर समझता है खुद को, पर शेर भी कभी कभी जाल में फंस जाता है, और इस बार शिकारी मैं हूं। बाप रे, ये तो सीधी खुली चुनौती है। बिल्कुल। हाँ, और ये टकराव कहानी की रीढ़ बनता दिख रहा है, पर इसे सिर्फ दो लोगों की दुश्मनी समझना शायद अधूरी बात होगी। क्यों? ये दो ताकतों का, दो सिस्टम्स का टकराव है असल में। एक तरफ पुष्पा है जो सिस्टम के नियमों को तोड़कर अपने बनाए कायदों से चल रहा है। हाँ, जंगल में और उसके बाहर भी अपना दबदबा बना रहा है। जी, और दूसरी तरफ शेखावत है जो कानून और व्यवस्था के स्थापित ढांचे का प्रतीक है, भले ही उसके तरीके निर्मम हो। हाँ, तरीके चाहे जैसे भी हो। तो ये असल में आउटसाइडर बनाम एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई है, जिसका अंजाम तय करेगा कि राज किसका चलेगा और कैसे चलेगा। हाँ। पर क्या स्क्रिप्ट शेखावत को सिर्फ एक विलेन की तरह दिखाती है, या उसके किरदार में भी कुछ शेड्स है? देखिए, स्क्रिप्ट के वर्णन से ऐसा लगता है कि शेखावत का किरदार सिर्फ बुराई का पुतला नहीं है। अच्छा। वो कानून के राज का हिमायती है, लेकिन शायद सत्ता और अहंकार उसे क्रूर बना देते हैं। उसकी नफरत पुष्पा के प्रति पर्सनल भी है, क्योंकि पुष्पा ने उसे नीचा दिखाया था, उसकी बेइज्जती की थी। हाँ, वो क्लाइमैक्स याद है। तो उसमें व्यक्तिगत बदलाव और व्यवस्था की रक्षा, दोनों भावनाएं शायद मिली जुली होंगी। तो ये चीज टकराव को और ज्यादा दिलचस्प बनाती है। बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही किरदार ग्रे शेड्स लिए हुए हैं, कोई भी पूरी तरह सफेद या काला नहीं है। सही कहा।
और ये लड़ाई सिर्फ इन दोनों के बीच सिमटी हुई नहीं लगती। ऐसा लग रहा है। हाँ, स्क्रिप्ट इशारा करती है कि खेल अब और बड़ा हो गया है। नए खिलाड़ी मैदान में आ गए हैं। कौन? ताकतवर राजनेता, ऑर्गेनाइज्ड माफिया। अच्छा, माफिया भी। और शायद जंगल के संसाधनों पर नजर गड़ाए बैठे दूसरे दावेदार भी। ओह, तो कई प्लेयर्स हैं अब। हाँ, स्क्रिप्ट में एक जगह जिक्र आता है जो काफी महत्वपूर्ण लगता है। जंगल का असली दुश्मन जंगल के अंदर नहीं, सत्ता की कुर्सी पर बैठा है। बाप रे, ये तो साफ तौर पे कहानी में गहरे पॉलिटिकल दांवपेच की तरफ इशारा है। पर्दे के पीछे की साजिशें, धोखा। बिल्कुल सही। और यही वो बिंदु है जहां कहानी का कैनवस बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, अब ये लड़ाई सिर्फ चंदन की लकड़ी या किसी इलाके पर कब्जे की नहीं रही। ये सत्ता के उस पूरे नेटवर्क से टकराने की कहानी है। हाँ, जहां राजनीति, अपराध और व्यापार का एक गहरा गठजोड़ काम करता है। स्क्रिप्ट में गुप्त समझौतों, वफादारी के बदलने और विश्वासघात का जिक्र है। मतलब पुष्पा को सिर्फ बाहरी दुश्मनों से ही नहीं, शायद अपने करीबियों से भी खतरा हो सकता है, जिन पर वो भरोसा करता है। हाँ, ये सत्ता के खेल की कड़वी सच्चाई है। यहाँ दोस्त कब दुश्मन बन जाए कहा नहीं जा सकता। यानी पुष्पा को अब कई मोर्चों पर लड़ना होगा, जंगल के अंदर भी, बाहर भी, और शायद अपने भीतर भी। लेकिन एक सवाल है, इतने सारे किरदारों और साजिशों के बीच पुष्पा और शेखावत का जो मेन टकराव है, वो कहीं फीका पड़ने का खतरा नहीं है? ये एक वाजिब सवाल है। देखिए, कहानीकार के लिए ये संतुलन साधना एक चुनौती तो होगी, बिल्कुल, लेकिन स्क्रिप्ट के वर्णन से ऐसा लगता है कि ये नए खिलाड़ी जैसे राजनेता या माफिया वो पुष्पा और शेखावत के टकराव को और हवा देंगे। अच्छा, उसे और जटिल बनाएंगे। हाँ, हो सकता है राजनेता दोनों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहें, माफिया अपना हित साधने की कोशिश करे। तो ये बाहरी ताकतें मूल संघर्ष को कमजोर करने के बजाय उसे और तेज कर सकती हैं। हाँ, और ज्यादा अप्रत्याशित भी। पुष्पा को अब सिर्फ बाहुबल से नहीं, दिमागी चालों से भी लड़ना होगा। ये तो दिलचस्प मोड़ है जी। और इस सारे एक्शन, थ्रिल और सत्ता के खेल के बीच स्क्रिप्ट पुष्पा के इंसानी पहलू को भी नहीं भूलता। अच्छा, इमोशनल एंगल भी है। हाँ, एक मार्मिक दृश्य का वर्णन है जहां पुष्पा की माँ है जो हमेशा उसकी चिंता करती हैं। जी। वो उससे पूछती हैं, बेटा इतनी दुश्मनी क्यों पाल रखी है? सीधा सा सवाल। हाँ, और इस पर पुष्पा का जवाब, जैसा स्क्रिप्ट में बताया गया है, उसकी पूरी जिंदगी का फलसफा बयान कर देता है। क्या कहता है वो? वो कहता है, माँ, जब तक इज्जत नहीं मिलती ना, तब तक चैन से सांस भी नहीं ले सकता मैं। ओहो, ये लाइन तो मतलब उसकी अंदरूनी आग, वो सम्मान की भूख फिर सामने आ जाती है। हाँ, वही गहरी असुरक्षा जो उसे इस रास्ते पर धकेल रही है। और ये भावनात्मक धागा बहुत जरूरी है। यही चीज पुष्पा को सिर्फ एक मशीन या विलन बनने से रोकती है। हाँ, वरना वो सिर्फ एक गैंगस्टर रह जाता। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उसकी सारी आक्रामकता, उसकी क्रूरता के पीछे एक बहुत ही बुनियादी मानवीय इच्छा है, पहचान पाने की, सम्मान हासिल करने की, अपना वजूद साबित करने की। जी। भले ही उसके तरीके गलत हों, लेकिन उसकी ये अंदरूनी कश्मकश दर्शकों को उससे जोड़ती है। ये पहलू उसके रिश्तों पर पड़ने वाले बोझ को, उसके करीबियों के दर्द को और खुद उसके द्वारा चुकाई जा रही कीमत को भी उजागर करता है। वो जो राज बनाना चाहता है, हाँ। उसकी नींव शायद बहुत सारे त्याग पर रखी जा रही है, और टूटे हुए रिश्तों पर। हाँ। कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जैसा स्क्रिप्ट में दर्शाया गया है, जब पुष्पा और भंवर सिंह शेखावत आखिरकार आमने सामने होते हैं। द फाइनल फेस ऑफ। वो पूरी कहानी को एक नया आयाम देता है। क्या है वो जवाब? वो कहता है, राज खत्म नहीं होता, राज बदलता है। ओहो, राज बदलता है। ये महज एक डायलॉग नहीं लग रहा। नहीं, ये कहानी का केंद्रीय विचार हो सकता है। ये क्या संकेत देता है? क्या पुष्पा सिर्फ मौजूदा सत्ता को हटाकर खुद काबिज होना चाहता है, या वो वाकई राज के मायने ही बदलना चाहता है? हाँ, क्या वो एक नई व्यवस्था लाना चाहता है, या सिर्फ पुराने शोषकों की जगह नया शोषक बनना चाहता है? ये संवाद एक गहरी बहस छेड़ता है। तो क्लाइमैक्स सिर्फ एक्शन नहीं होगा? नहीं, क्लाइमैक्स सिर्फ गोलियों और धमाकों का शोर नहीं होगा, बल्कि ये दो विचारधाराओं, दो तरह के राज की अवधारणाओं का अंतिम टकराव होगा। कौन जीतेगा, ये सिर्फ ताकत से तय नहीं होगा। नहीं, शायद इस बात से भी कि कौन हालात को बेहतर समझता है,
और किसकी रणनीति ज्यादा कारगर है। क्या इसका मतलब ये है कि पुष्पा की जीत भी मतलब उस पर भी सवाल उठ सकते हैं? क्या राज बदलना हमेशा बेहतर ही होता है? बिल्कुल यही तो बात है। इतिहास गवाह है कि कई बार क्रांतियां अपने ही बच्चों को खा जाती हैं। हाँ, सुना है। जो व्यवस्था को बदलने निकलते हैं, सत्ता में आकर वो खुद उसी व्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं या उससे भी ज्यादा क्रूर साबित होते हैं। स्क्रिप्ट का ये संवाद इसी संभावना की ओर इशारा करता है। क्या पुष्पा का राज सचमुच उन लोगों के लिए बेहतर होगा जिनके नाम पर वो लड़ रहा है, या ये सिर्फ सत्ता का ट्रांसफर होगा? मालिक बदल जाएंगे लेकिन शोषण का तरीका वही रहेगा। ये सवाल कहानी को सतही एक्शन से उठाकर एक सामाजिक राजनीतिक टिप्पणी के स्तर पर ले जाता है। और स्क्रिप्ट के अंत का वर्णन भी काफी नाटकीय है और सोचने पर मजबूर करने वाला। कैसे? पुष्पा एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा है, तूफानी बारिश हो रही है, उसके हाथ खून से सने हैं। अच्छा। पीछे से एक आवाज आती है, नरेशन, जो कहता है कि पुष्पा अब सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं रहा। तो क्या बन गया है? वो एक सोच बन गया है। एक सोच, एक विचारधारा, एक ऐसी आवाज जो जंगल की गहराइयों से निकलकर पूरे देश के सत्ता के गलियारों में गूंजेगी। बाप रे। और इस बार वो सिर्फ उठकर खड़ा नहीं होगा, बल्कि दुनिया को अपने कदमों में झुकाएगा। दुनिया को झुकाएगा। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और कहीं ना कहीं डरावना अंत लगता है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। हाँ, ये पारंपरिक हैप्पी एंडिंग से बहुत अलग है। ये पुष्पा के एक मिथक, एक लेजेंड बनने की प्रक्रिया को दिखाता है। उसकी कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रही, वो एक बड़ी सामाजिक या राजनीतिक हकीकत का रूप ले चुकी है। सोशल रियलिटी। हाँ, उसका राज अब सिर्फ जंगल या तस्करी के नेटवर्क तक सीमित नहीं है। ये लोगों के मन पर, उनकी सोच पर कब्जा करने की लड़ाई बन गई है। और दुनिया को झुकाने वाली बात, वो सत्ता के नशे और उसके निरंकुश हो जाने के खतरे की तरफ भी इशारा करती है। ये अंत जीत का जश्न कम और सत्ता की ताकत और उसके परिणामों पर एक गहरा चिंतन ज्यादा लगता है। तो अगर हम इस नरेशन स्क्रिप्ट से मिले संकेतों को जोड़कर देखें तो पुष्पा टू द रूल सिर्फ एक मसाला एंटरटेनर नहीं, उससे कहीं ज्यादा, बल्कि एक महत्वाकांक्षी महागाथा बनने की क्षमता रखती है। इसमें एक्शन है, ड्रामा है, इमोशन है, राजनीतिक छल कपट है, सब कुछ है। और सबसे बढ़कर एक ऐसा नायक है जो नायक कम एंटी हीरो ज्यादा लगता है। बिल्कुल, ग्रे शेड्स वाला किरदार। ये कहानी सिर्फ पुष्पा की नहीं, बल्कि सत्ता की अपनी तासीर, सम्मान की मानवीय जरूरत, विद्रोहों की आग और स्थापित व्यवस्था से कभी न खत्म होने वाले संघर्ष की कहानी लगती है। आपने सही कहा। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे हाशिए पर धकेला गया एक व्यक्ति अपनी हिम्मत और शातिर दिमाग से पूरी व्यवस्था को चुनौती दे सकता है, उसे हिलाकर रख सकता है। लेकिन ये हमें सत्ता के चरित्र पर भी सोचने को मजबूर करती है। स्क्रिप्ट का अंत पुष्पा के राज स्थापित करने या दुनिया को झुकाने पर जोर देता है। हाँ, यहीं पे वो सवाल उठता है जो शायद कहानी का सबसे बड़ा सबक हो। और हम अपने सुनने वालों के लिए यही एक विचार छोड़कर जाना चाहेंगे। जरूर। अक्सर ऐसा क्यों होता है कि जो क्रांतिकारी व्यवस्था के अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए सत्ता तक पहुंचते हैं, वो खुद सत्ता में आने के बाद बदल जाते हैं? हाँ, ये देखा गया है। क्या सत्ता का नशा, उसकी मजबूरियां या उसका अपना तर्क उन्हें धीरे धीरे उसी तंत्र का हिस्सा बना देता है? गहरा सवाल है। क्या पुष्पा का राज अगर वो स्थापित होता है तो वाकई पिछले राज से अलग होगा या इतिहास खुद को दोहराएगा? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब शायद हमें फिल्म देखने पर मिले, या शायद ये सवाल फिल्म खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक हमारे जहन में गूंजते रहें।